जय हिंद, वंदे मातरम। जी लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में राजस्थान में भारत की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आने वाले महत्वपूर्ण साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो आपके सामने प्रथम प्रश्न, किसने पाठ योजना की पंच पद प्रणाली यानी कि पंच पद्धति प्रणाली है वो प्रतिपादित किसने की? तो ये पद्धति आपके हर्बर्ट JF हर्बर्ट कहते हैं इसे, इन्होंने प्रतिपादित की थी। और इसका आधार क्या लिया था? इन्होंने आधार लिया था स्मृति आधार। क्या लिया था? स्मृति आधार। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? इनमें से कौन सी सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ पद्धति है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अंतर्दर्शन। कौन सी पद्धति है? अंतर्दर्शन पद्धति है वो व्यक्तिनिष्ठ प्रणाली विधि है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने। तो अगला प्रश्न, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। यानी कि शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण जो व्यवहार है वो किस दृष्टिकोण को प्रभावित करता है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों स्वास्थ्य। यानी कि आपको बता दूं दोस्तों, स्वास्थ्य का संदर्भ या मानसिक स्वास्थ्य से लिया गया है। यानी कि स्वास्थ्य का यहाँ किस आधार पर लिया गया है? मानसिक स्वास्थ्य से। यद्यपि समायोजन को भी प्रभावित करता है। यानी कि जो असहानुभूत व्यवहार है शिक्षक का वो समायोजन को भी प्रभावित करता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसको आंसर आपको पता होगा ये स्वास्थ्य माना है। तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार पर किस पर निर्भर करता है? यानी कि जो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार है वो किस पर निर्भर करता है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। तो ये शिक्षण है, आपको पता है शिक्षण होगा वह अध्यापन शैली श्रेष्ठ होगी तो ये अच्छा होगा और वो इस पर निर्भर रहेगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों अध्यापन शैली। अगला प्रश्न आपके सामने, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। इसमें बता दूं दोस्तों, आप अपना पहला विकल्प देखें, बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ देख तो ये भी नहीं होगा। अनुसरण और अनुकरण तो ये थोड़ी होता है शिक्षक का। बच्चों को पूर्ण रूप से
स्वतंत्रता देना ये भी नहीं है, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना ये भी नहीं है। अगला अपना चौथा विकल्प है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी भागीदारी को महत्व देना। ये अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ये अपना बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ है दोस्तों। ध्यान से देख लें, ये प्रश्न आपके सफलता की कड़ी को बनाने के लिए ये प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। ये अपना रीट 2022 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रतिक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है। तो इसमें सोचना, ये पहला विकल्प आपके सही होगा। ये एक मनोगत्यात्मक जो प्रक्रिया नहीं है। बाकी जो लिखना, गेंद फेंकना, खेलना, ये मनोगत्यात्मक है। तो आपको नोट करा दूं दोस्तों, इसमें जैसे लिखना, तैरना, नृत्य करना, दौड़ना, कूदना, बहनना, चलना, सोचना, एक देखो चलना आदि जो क्रियाएं हैं वो मनोगत्यात्मक है। लेकिन आपके सोचना एक ज्ञानात्मक क्रिया है। अगला प्रश्न आपके सामने, किशोरों को स्वयं सीखने और समस्या को स्वयं हल करने की दिशा में कौन सी शिक्षण, यानी कि शिक्षकों को शिक्षण स्तर प्रभावी, कौन सा शिक्षण स्तर है वो सबसे प्रभावी होगा। आपको अपना राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर इसमें अपना चौथा विकल्प ये चिंतन स्तर होगा। ये 2021 में जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो परीक्षा थी उसमें आया हुआ प्रश्न है। तो चिंतन स्तर है वो स्वयं को सीखने और समस्या को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण शिक्षण प्रभावी होगा। तो चिंतन स्तर का प्रतिपादन आपको पता किसने किया था? हंट ने। किसने किया था? हंट ने। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक प्रयोगवादी मनोवैज्ञानिक रूप में नहीं जाना जाता है? देखो बता दूं दोस्तों, इन्होंने अर्नेस्ट वेबर, विल्हेम वुंड ये भी प्रयोगवादी थे। विलियम जेम्स ये आपके जो प्रयोगवादी नहीं थे। राइट आंसर आपका विलियम जेम्स होगा। अगला प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? आपको अपना राइट आंसर चुनना है दोस्तों। आपको साधन से बता दूं दोस्तों, ये आपके रोजमर्रा अध्ययन में आता है प्रश्न। इसमें स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर ये तो शिक्षण स्तर निर्धारित करते हैं, लेकिन इसमें ये
चौथा विकल्प है वो निर्धारित नहीं करता है। भावनात्मक स्तर है वो अधिगम का है, यानी कि यह किससे संबंधित है? अधिगम से। किससे संबंधित है दोस्तों? अधिगम से। और बाकी जो ये अपने तीनों स्तर हैं वो किससे संबंधित है? पता होगा आपको, ये शिक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? शिक्षण स्तर से। अगला आपके सामने प्रश्न, अच्छे शिक्षण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, अच्छा शिक्षण निदानात्मक उपचारात्मक होता है, एकदम सही बात है। अच्छा शिक्षण एकतंत्री होता है, एकदम गलत। अच्छा शिक्षण सहयोग पर आधारित होता है, एकदम सही। अच्छा शिक्षण सीखने का संगठन है, एकदम सही। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा विकल्प, अच्छा शिक्षण एकतंत्रीय होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, अपना राइट आंसर दोस्तों आपको चुनना है। अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। एक शिक्षक को कक्षा में क्या नहीं करना चाहिए? बताना है आपको। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ये करना चाहिए, एकदम सही। अनुशासन बनाए रखना, ये भी राइट। उपयुक्त कक्षा अंतःक्रिया, एकदम सही। चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, ये एकदम पक्षपात की बात होती है दोस्तों। तो ये आपको शिक्षक को कक्षा में ये नहीं करना है। तो अपना राइट आंसर दोस्तों आपको चुनना है, चयनित विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना, ये पक्षपात हो जाता है और ये अपना राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? आपको अपना राइट आंसर चुनना दोस्तों। इसमें अपना प्रथम विकल्प है वास्तविक जीवन से सहसंबंध का सिद्धांत, ये सामान्य सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, ये भी सामान्य सिद्धांत है। पूर्व अनुभवों का सिद्धांत, ये भी सामान्य सिद्धांत है। निष्क्रियता का सिद्धांत, ये आपके सामान्य सिद्धांत में नहीं आएगा। ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। अपना राइट आंसर होगा आपके चौथा विकल्प। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है। प्रश्न क्या है? शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की व्यवहार क्षमता को बदलना। शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा आपके N.L. गेज ने दी दोस्तों। अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो अपना राइट आंसर चुना दोस्तों। देखो, इसमें पहला है न्यूनतम परिवर्तन की विधि अथवा सीमा की विधि,
ये अपने मनोभौतिक विधि है। स्थिर उद्दीपन की विधि, ये भी मनोभौतिक विधि है। औसत अथवा मध्य बुद्धि की विधि, ये आपके दोस्तों ध्यान रखना मनोभौतिक जो विधियां हैं। बाकी जो ये है चौथा विकल्प है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो मनोभौतिक विधि नहीं है। बता दूं दोस्तों, ये जो विधियां हैं इसमें मन व शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इन विधियों से अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त। तो यह प्रश्न आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए यह आपके उपयुक्त पद है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों विकासशीलता, ये शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। इसमें यह होता है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान विकासशील विषय। ध्यान रखना, शिक्षा मनोविज्ञान किस तरह का विषय है? विकासशील। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। विकासशील, जिसमें समय के अनुसार व्यवहार की वाक्य और विषय वस्तु परिष्कृत होती है। आपको बता, समय के अनुसार व्यवहार की वाक्य होती है और विषय वस्तु है उसका परिष्कृत रूप हमारे सामने आता है। अगला है आपके सामने प्रश्न, ज्ञान तभी उपयोगी है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। यह सिद्धांत बताना है, किसने दिया था? यह सिद्धांत आप बता दूं दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि है, इसका सिद्धांत है। और प्रतिपादक दोस्तों, प्रतिपादक आरम स्ट्रांग है। देखो, ये ज्ञान तभी उपयोगी है जब वे स्वयं के निरीक्षण के द्वारा किया गया। ये विधि है ह्यूरिस्टिक, और इसके प्रतिपादक है विधि के कौन है? आरम स्ट्रांग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? दोस्तों, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? तो इसमें आपको अपना राइट आंसर चुनना है। ये RPSC की जो हिंदी स्कूल वैक्य था 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तीसरा विकल्प, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम, ये जानकारी के लिए अपेक्षित नहीं है। बाकी जो ये आपके जानकारी के लिए अपेक्षित है, शिक्षक चर, छात्र चर और परिस्थितिगत चर। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, ये आपके राजस्थानी का प्रश्न, खुद ने समझावे माय, बालक ने समझावे माय, शिक्षण विधि रा चयन माय,
संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो अपना राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, यानी जो शिक्षा में विज्ञान है वो संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया है, उनको महत्वपूर्ण अच्छी बनाने के लिए सहायक है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई भी समस्या हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाए स्मृति करना, बोधगम्य करना, यानी कि बोधगम्य करना, बोध करना और चिंतन करना, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। अब बता दूं दोस्तों आपको, इसमें स्मरण स्तर ये हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर ये मॉरिसन ने दिया था। देखो दोस्तों इसमें ये याद रखना है, चिंतन, हर कोई बात याद आती है तो चिंतन याद आता है, तो आपको हर से हर्बर्ट याद रखना है। और बोध यानी बोध जब रिमेम्बर होता है, बोध होता है, तो ये बोध होना प्रक्रिया होती है हमारी मेमोरी में, तो मॉरिसन। और चिंतन का चिंतन स्तर ये अपना हर्बर्ट ने दिया था। अगला प्रश्न आपके सामने, एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? ये तो आता ही होगा आपको। शिक्षक की योग्यता एवं शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, योग्यता, शिक्षण कुशलता और उपलब्धियां। तो ये आज के अपने सारे प्रश्न हो गए। कल ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे वीडियो को पूरा देखें। जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।